नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। आप सभी का आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड जो हमारा सुपर 500 बैच है वो चल रहा था। उसमें आपने जो विश्वास जताया है उस विश्वास के आधार पर और इसके पैरेलल आपने जो एक डिमांड रखी कि सर जैसा आपने सुपर 500 बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चलाया है वैसा ही आप फर्स्ट ग्रेड पेपर जो फर्स्ट है जीके का उसके लिए चलाइए, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप जो है आज आपको हम एक नई सौगात देने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगा कि पहले मेरा ये मानसिकता थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी अभी जल्दी आने वाली है तो केवल हम इसका ही करवाएंगे, लेकिन आपकी जो निरंतर डिमांड थी कि सर कैसे भी करके स्टार्ट कर दीजिए, तो आप सभी की डिमांड पर हमने ये बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच की आज हम घोषणा करने वाले हैं और आप सभी को उसके ऊपर अच्छे से काम करना है। फाउंडेशन हमने नाम क्यों रखा वो अभी आपको सुनील सर बताएंगे डिटेल से, और साथ में हम कैसे ला सकते हैं 120 प्लस मार्क्स, क्या रणनीति होनी चाहिए, किन चीज़ों पर हमें काम करना है। क्योंकि सुनील सर का लंबा आरएस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, सर का खुद का आरएस का एक्सपीरियंस है। कल जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कल आप सर से रूबरू भी हुए थे और एक ये कहें कि जीके के महारथी हैं, धुरंधर हैं, तो इनके एक्सपीरियंस का हमें फ़ायदा लेना है। आप सभी को जब सर आपको टारगेट देंगे उस टारगेट के अकॉर्डिंग चलना है। हम दोनों मिलकर इस पेपर को शानदार करवाने वाले हैं। ये बैच थोड़ा सा हम धीरे चलेंगे, लेकिन हम कहना हम स्टार्टिंग में पूरी नींव मजबूत करेंगे, आपको इस लेवल का तैयार करेंगे कि जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं कि हर बार स्टूडेंट क्यों फेल हो जाता है। अभी आप सर आपको बताएंगे डिटेल से। तो आपका कम समय लेते हुए मैं आपके सामने बुलाता हूं सुनील सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पेपर 1 के बारे में सुनील सर आपको डिटेल से बताएंगे। नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी पे आपका स्वागत है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अपना जो फर्स्ट ग्रेड है उसका जो स्कूल लेक्चर है, उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसकी एक शानदार सी रणनीति कैसे हो सकती है, कैसे उसकी शुरुआत करें। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं जो कि अभी उनका एमए कंप्लीट हुआ है, एमएससी कंप्लीट हुआ है, या मतलब वो अभी अपियरिंग में है उनका, या अब की बार जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश। तो इसके ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि अपन इसमें 150 नंबर का जो ये पेपर होता है उसमें 120 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं। लग रहा होगा आपको कि इम्पॉसिबल है ये चीज़ें, 120 नंबर थोड़ी आते हैं, 40% मार्क्स नहीं आ पाते हैं तो 120 कैसे आएंगे। आते हैं नंबर, एक तरीका होता है, मेहनत होती है उसमें, पूरा टारगेटेड अपन फोकस करेंगे उस पर और निरंतर मेहनत करेंगे तो आ सकते हैं। 120 क्या 120 से अधिक भी आ सकते हैं और आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे साथी लोग हैं जो बीएड कर रखा है और ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन्होंने 120 प्लस जो मार्क्स हैं वो भागते लेके आए उसमें। तो उसके ऊपर ही पूरा डिस्कस करने वाले हैं अपन। एक चीज सर मैं सुनील से रोकना चाहूंगा, फिर आप कंटिन्यू करना। एक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया। लास्ट जो 21 वाली वैकेंसी थी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू तक पहुंचे। इसका मतलब उनका सब्जेक्ट बहुत शानदार था, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन पेपर 1 की वजह से वो आउट हो रहे थे। मतलब सब्जेक्ट इतना शानदार है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया लेकिन पेपर 1 उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड में पेपर 1 क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से वो आउट हो रहे हैं। तो ये हालात है दोस्तों, इसलिए आपको इसको सीरियस लेना है। जो सुनील सर बता रहे हैं उन बातों को आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे सूरज जी ने बोला, एक बात बोली है उन्होंने कि सर मतलब उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट इसलिए अच्छा है कि उन्होंने उसको 12th तक पढ़ा था, ग्रेजुएशन पढ़ा है और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पीजी में उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तभी तो उसके अंदर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो निरंतर कम से कम 5, 6, 7 साल तक निरंतर पढ़ा है। तो उसमें तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट भी है, रुचि लगा के पढ़ा भी है, तो उसमें वो कर लेते हैं अपना। लेकिन ये जीके वाला पेपर है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और उस दिक्कत का एक जो मैंने पूरा दिन किया, तो मेन जो जड़ है ना उस दिक्कत की, क्यों नहीं उसमें स्कोर कर पा रहे हैं, वो है इसकी डाइवर्सिटी। इसकी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसमें हिंदी भी पूछी जाती है, इसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है, इसमें मैथ भी पूछी जाती है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, इसमें पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, राजस्थान की भी है, इंडिया की भी है, एंशियंट हिस्ट्री भी है, मिडाइवल भी है, मॉडर्न भी है, और साथ साथ में बाद में आगे जाके इसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट है, उसका पोर्शन भी दे रखा है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका एक तरह से कॉम्बिनेशन है। अब स्टूडेंट क्या करता है कि एक चीज़ को छोड़ते छोड़ते सबको छोड़ देता है लास्ट में, और लास्ट में वो कहाँ पे आके फोकस करता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, बस ये 3 सेक्शन पढ़ के जाता है। और इन 3 सेक्शन के दम पे वो सोचता है कि मैं इसको क्वालिफाई कर लूँ, तो वो क्वालिफाई नहीं होने वाला है, मेरिट में भी नहीं आने वाला हो। सभी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और सभी पे फोकस करते हो उसके लिए चाहिए आपकी मेहनत और समय।
लेकिन क्या है कि अब जैसे अब जीवन भी ऐसा हो गया है कि सब लोगों को पका पकाया माल और बहुत स्पीड से चाहिए कि तुरंत प्रभाव से हमें मिल जाए और हम सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई। क्या होता है कि जैसे नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद भी तैयारी नहीं करते हैं कि एक बार डेट घोषित हो जाए एग्जाम की, उसके बाद करेंगे। उसके बाद क्या करोगे यार, 2-3 महीने में क्या होता है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इनके बीच में। तो वो चीज़ जैसे आपने इंग्लिश है वो 12वीं की बात पढ़ी नहीं आपने, जबकि इंग्लिश और हिंदी के इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वोकेब पूछी जाती है इंग्लिश की एकदम जो 10th लेवल की वोकेब पूछी जाती है, लेकिन वो पढ़ते नहीं है कि यार छोड़ देते हैं इसको, 5 ही तो क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ये 5-5 क्वेश्चन होकर पूरा उसका मामला है वही गड़बड़ा देते हैं। तो आज अपन इसी पे डिस्कस करेंगे, शुरुआत कैसे करें इसकी, क्या इसकी बेहतरीन रणनीति हो सकती है, जो अब की बार सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो इसको दोबारा से कैसे तैयार करें, या जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कैसे तैयार करें, इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे अपन। तो कैसे लाएं प्रथम प्रयास के अंदर 120 प्लस मार्क्स, ये आपको, मेरे को पता है आपको लग रहा है जिनके अब की बार इसके अंदर 40% मार्क्स नहीं आए, मतलब 30 क्वेश्चन, मतलब 60 नंबर जिसके नहीं आए, उसको लग रहा है कि ये डबल मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ फेंकने वाली बातें हैं, सिर्फ आपको यही लग रहा है। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो तरीका आप अपने से भी फॉलो कर सकते हो, सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरा अपना डिसिप्लिन के साथ पूरी चीज़ें स्वयं के साथ टारगेट बेसिस पे करोगे तो आप स्वयं कर सकते हो। स्वयं नहीं कर सकते हो तो कहीं पे भी किसी की गाइडेंस के अंदर कर सकते हो। तो उसको अपन आज पूरा तरीका देखेंगे। तो पहले अपन थोड़ा सा देखेंगे कि सिलेबस है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस तो बाद में करेंगे। इसके टोटल 9 सेक्शन है, 9 सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। जैसे मैं शुरू से बात करूं, इसमें हिस्ट्री दे रखी है, और हिस्ट्री को भी 3 पार्टों में बांट रखा है। इसमें एक दे रखी है एंशिएंट हिस्ट्री, एक दे रखी है इसमें मिडाइवल, और एक दे रखी है मॉडर्न। तो हिस्ट्री को 3 पार्टों में, और राजस्थान की हिस्ट्री अलग से दे रखी है। ठीक है, ये सब लोग पढ़ के जाते हैं, मैं मानता हूँ। उसके बाद आती है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या होता है, आर्ट वाले हैं वो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, वो इससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं अपने आप की। उसके बाद पॉलिटी आती है, पॉलिटी जनरली पढ़ के जाते हैं कि ठीक है पढ़ लेते हैं, ऊपर सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, लास्ट में 2-3 महीने वो सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। अरे रोल ही क्या करेगा, इसमें 40% मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, वो तो आपको रेस से ही बाहर कर देंगे। उसके बाद में आता है राजस्थान के ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी तो जनरली आप पढ़ के जाते हो। करंट अफेयर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लास्ट के अंदर मूमल की एक वार्षिक आंक आती है, वो लेके आते हैं, और उसके मूमल का आपको 25% भी चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं, क्योंकि अंत में पढ़ते हैं अपन करंट अफेयर। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। आगे आती है हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी है जिसके अंदर रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है, और थोड़ा स्टैटिक्स का पार्ट है वो भी पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा सेक्शन, ये तीनों सेक्शन हैं, ये छोड़ दिए जाते हैं एकदम से, और पढ़ते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी, मन को राजी करने के लिए पढ़ते हैं, बाकी सिलेक्शन के हिसाब से इनको नहीं पढ़ा जाता है। आप देख लेना, जो जिन बच्चों के इसमें नंबर कम आए हैं या इनका इसकी वजह से सिलेक्शन रुका है, उनसे एक बार पूछ के देखना। मैं क्या करता हूं, मेरा सबसे बड़ा है कि यार किसी चीज के बारे में जिसका सिलेक्शन नहीं होता है ना, उससे पूछता हूं पूरी बात, क्या क्यों नहीं हुआ, ईमानदारी से बता तेरा क्या कारण रहा था उसमें। तो वो बाद में जो चीज बताता है कि भाई ये कारण रहे कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद में एनालिसिस किया जाता है कि यार इन चीजों के ऊपर यदि फोकस किया जाए तो अपना सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अंत में आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला पार्ट। ये बहुत आसान चीज़ है यार, इसमें नंबर ये फोकट के नंबर है एकदम से। थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया, थोड़ा सा भी अपने ढंग से स्ट्रेटजी बना के अपने तैयारी कर ली तो इसमें आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब उसकी पूरे की प्लानिंग क्या हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला कि जो ये ऊपर वाला सेक्शन है पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी तक, यहाँ तक तो आप चीज़ें पढ़ते रहते हो, हालांकि डीप में पढ़ो तो भी मतलब इसमें यार पूरे में पूरे नंबर तो नहीं ला सकते, कुछ बेहुदे टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं और उनको छोड़ना ही सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन जो आगे वाला पोर्शन है ये, इसके ऊपर नहीं देखते हो, न तो करंट अफेयर पढ़ते हो, न हिंदी पढ़ते हो, न इंग्लिश पढ़ते हो। और क्यों नहीं पढ़ते, आपका मन ये करता है कि यार ये तो पांच क्वेश्चन आएंगे, इसके 5 क्वेश्चन के लिए हिंदी कौन पढ़ेगा इतनी ज्यादा, 5 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश कौन पढ़ेगा, जबकि इनमें जितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इनका सोर्स भी है, वहां से पूछे जाते हैं, वो के बहुत आसान वो के पूछी जाती है। अब इसका तरीके की बात करें तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, एक एक सब्जेक्ट को पिकअप करो, यहां से इनको अलग बांट लो और इस सेक्शन को अलग बांट लो 5 को। इसके अंदर जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ रही हो, सपोज दैट, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के साथ में आपने हिंदी या इंग्लिश को शुरू कर लो साथ में। क्या तरीका हो सकता है, हिंदी कहां से पढ़नी है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की आरबीएसई की एक ग्रामर की बुक आती है, वो गोट के चले जाओ, वो पढ़नी है आपको। उसकी पूरी की पूरी वोकैब है, वो शुरू से लेके और एंड तक उसकी, जैसे वो चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, संधि हो, सबको आपको साथ साथ में लेके चलना है।
छोड़ना नहीं है। इसके अलावा जो इंग्लिश है तो इंग्लिश का एंटोनिम्स हुआ, सिनोनिम्स हुआ, एक्टिव हुआ, एक्टिव पैसिव हुआ, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, टेंस वाला हुआ। बहुत आसान चीज पूछती हैं, कोई ट्रिकी चीज नहीं पूछी जाती है, लेकिन पढ़ के ही नहीं जाते हैं अपन, कैसे सही होगा, तुक्का मार के आते हैं। और तुक्के की विशेषता होती है कि 75% उसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको शुरू से तरीका मैं बताऊं, सबसे पहले एक सब्जेक्ट है उसको उठाना है। इधर से जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपन, उसका एकदम बेसिक से चीजें, और बेसिक से चीजें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अपन गाइड उठा के ले आते हैं। पढ़ना क्या है उसके लिए पढ़ना अपनी जो आरबीएसई की बुकें हैं या जो एनसीईआरटी की बुक अब चल रही है वो उठानी है, वहां से उसमें से चीजें पढ़नी है। अल्टीमेटली क्वेश्चन वहीं से ही आने वाले हैं। आप कितनी भी गाइड पढ़ लो, उनके अंदर इधर उधर की फालतू का कचरा सब लिखा मिल जाएगा, लेकिन जो चीज एग्जाम में आने वाली है वो चीज उसमें नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको आरबीएसई के अंदर जो सोर्स दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री के अंदर दे रखा है उन्होंने, हिस्ट्री में क्या दे रखा है उन्होंने, सिलेबस को बहुत शानदार तरीके से डिफाइन कर रखा है। जैसे महाराणा प्रताप दे रखा है, चंद्रसेन दे रखा है, तो तय है कि महाराणा प्रताप के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। अब महाराणा प्रताप की बाकी की सब चीजें, उसकी हाइट कितनी थी, वो तलवार कितने किलो की थी, वो सब आलतू फालतू की चीजें पढ़ते रहते हैं। ये पढ़ते नहीं कि जो आरबीएसई की बुक है उसके अंदर महाराणा प्रताप के बारे में एक पेज दे रखा है, आप उसको जाके पढ़ लो, क्वेश्चन वहीं से ही आने वाला है। लेकिन वो नहीं पढ़ते, गाइड में से पढ़ते हैं आलतू, जितनी भी इधर उधर की उसके चारों तरफ की चीजें उनके ऊपर लगे रहते हैं। तो आप लोगों को सोर्स का भी पता होना चाहिए कि कौन से सोर्स को इसके लिए यूज करना चाहिए। आरबीएसई की बुकें मैं आज पहले दिन से बोल रहा हूँ, राजस्थान की जो सबसे हाईएस्ट एग्जाम होती है वो अपना जो आरएस का एग्जाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड का होता है, सेकंड ग्रेड का होता है, जितनी भी एग्जाम होती हैं 90% चीजें हैं वो आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुक से पूछी जाती हैं। ये गाइडों के चक्कर में पढ़ना छोड़ दो आप, सबसे पहला काम तो ये करना है। साथ में आपको हिंदी इंग्लिश है वो साथ लेके चलनी है, अभी से लेके चलनी है। क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद 3-4 महीने बचते हैं और उस समय भाग के देखते हैं कि अब हिंदी पढ़ लूँ, अब इंग्लिश पढ़ लूँ, अब पॉलिटी पढ़ लूँ, अब ज्योग्राफी पढ़ लूँ, तो कुछ नहीं होता है। बाद में आदमी इतना गोपचोप हो जाता है, माइंड इतना वो हो जाता है इस तरह से, कुछ समझ में नहीं आता। लास्ट में क्या करता है वो इनको छोड़ता है, इनको पूरा, इनको एक तरह से इनको एक तरफ साइड में छोड़ देता है और पूरा वो हिस्ट्री भाग के हिस्ट्री पढ़ता है। तो उससे कुछ नहीं होने वाला, अकेले हिस्ट्री कुछ नहीं करा सकती। ये 5-5 क्वेश्चन आप लास्ट में जोड़ के आपके जो क्वेश्चन 75 क्वेश्चन का निर्माण करते हैं, एक साथ तो कोई गुच्छा तो है नहीं 75 क्वेश्चनों का। पॉलिटी है, देखो तरीका क्या है, अब इस चीज का तरीका अपनाया अपन ने कि भाई क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो इसके लिए पूरा मैं और सूरज जी बैठ के पूरा एक प्लान तैयार किया कि क्या तरीका हो सकता है कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने चाहिएंगे इस चीज के लिए, 6 महीने के अंदर एक शानदार सी रणनीति के तहत एक अपन बैच शुरू करें, जिसके अंदर कमजोर से कमजोर बच्चा जिसने जीके का जी भी नहीं पढ़ा है अब तक, पॉलिटी के अंदर पी का भी पता नहीं है उसको कि क्या होता है पॉलिटी, क्या होते हैं मूल अधिकार, क्या होते हैं डीपीएसपी, कुछ भी पता नहीं है, वो बच्चा भी इसके अंदर एक्सीलेंट स्कोर कर सके, जो कि 120 का स्कोर कर सके, क्या इसके लिए अपन अपना सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने एक बैच भी शुरू कर रहे हैं जल्द ही, जिसके बारे में आपको मैं बताता हूं। जैसे ये अपना बैच है फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चर जीके का बैच है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन के तौर पे तैयार करेंगे। फाउंडेशन का मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको जीके के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो बच्चा भी इसके अंदर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। और वो बेहतर से बेहतर स्कोर क्या हो सकता है, वो हो सकते हैं 120 मार्क्स, ये बेहतर से बेहतर स्कोर हो सकता है। कैसे करेंगे इसका मैं तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कि अपना इसमें क्या होने वाला है। डेली बेसिस पे जैसे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपन, 5 डे वीक में 5 डे क्लासें होंगी, 2 डे जो बचेंगे उसके लिए आपको टारगेट दिया जाएगा घर के लिए, पूरा रिवीजन करना है 5 दिन जो पढ़ाया वो। जो मंडे को वापस क्लास होगी उसके अंदर सबसे पहले 15 मिनट उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, जो 5 दिन पढ़ाए, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे जीके का एक सेक्शन पढ़ा जाएगा, पॉलिटी उठा लिया, ज्योग्राफी उठा लिया, पॉलिटी चल रही है, क्लास में चल रही है, जैसे 1 घंटे की क्लास हुई, 50 मिनट पॉलिटी चलेगी, अंत में जो 10 मिनट होते हैं उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश को दिया जाएगा अलग से, वो साथ साथ में दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपकी हिंदी और इंग्लिश आपके एकदम से टिप्स पे हो जाएंगी, और बहुत ही सिंपल और कॉम्पैक्ट सा मैटर दिया जाएगा उस चीज़ का, वो साथ साथ में तैयार करोगे। जनरली क्या देखने को मिलता है कि कोचिंगों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी पेज दे देते हैं कि ये एंटोनिम याद कर लेना 500, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब बच्चे से ऐसे थोड़ी याद होगा यार, उसको या तो टारगेट दो, आप टारगेट बेस पे करोगे आप। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, आपकी इच्छा है तो आप अपने 2-3 जो आपके अच्छे दोस्त हैं ग्रुप में तैयारी कर सकते हो, ग्रुप में एक दूसरे को टारगेट दो और ईमानदारी से उस टारगेट को फॉलो करो।
आपको कोई भी काम करना है, यदि टारगेट बेस पे करोगे तो उसके रिजल्ट बेहतर आने वाले हैं। ऐसे आप हवा में तीर लगाओगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला है। तो आप अपने से भी कर सकते हो, उसको अपने से नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे आओ, मैं टारगेट दूंगा, ईमानदारी से आप उसका पालन करना, उस टारगेट बेस पे तैयारी करोगे। 6 महीने में आप इसका इतना धुरंधर हो जाओगे, फर्स्ट पेपर के जो जीके वाला पार्ट है उसके, वो आपका सिलेक्शन है उसका आधार बनाएगा। वो सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं करोगे, आप यदि सब्जेक्ट में छोटी मोटी गड़बड़ भी करके आ गए तो उसका ये एक तरह से उसके पीछे ये बैकअप के रूप में काम करेगा। क्योंकि जनरली इसके अंदर क्या होता है कि 45 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अपन इसमें स्कोर करेंगे 60 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करेंगे। और कैसे करेंगे, मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा, पूरी की पूरी देखना इस चीज का कि जिन्होंने 70 में से कितने लेके आए हैं, 65 प्लस नंबर लेके आए हैं। ऐसे लोगों से मिलाऊंगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट जो 65 प्लस नंबर ला सकते हैं, लेकिन तरीका उन्होंने यही अपनाया। पूरा उनके साथ डिस्कस किया गया कि भाई क्या तरीका बेहतरीन तरीका हो सकता है कि इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर अपन कर सकें। तो इसका सीधा सा है, एक एक अपन टॉपिक उठाएंगे जीके का, जीके के साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स वाला है उसको साथ साथ में लेके चलेंगे। धीरे 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 अपना ऐसा तैयार हो जाएगा कि जैसे ही 3-4 महीने होंगे आपका कॉन्फिडेंस देखना आसमान को छूने लग जाएगा। एक कहावत भी है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए सो फल होय। अब वो एक दिन में स्टूडेंट के ये मन में रहता है कि यार 2 महीने में जीके तैयार करके चला जाऊं। 2 महीने में तैयार करता हो तो वैसे 2 महीने के जैसे नंबर आते हैं बाद में, करना समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है। और यदि किसी के मन में है कि मेरे दिमाग नहीं है, चीजें याद नहीं रहती, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। यार एक बार शिद्दत से मेहनत करके तो देखो, मेहनत है ना हर चीज का समाधान है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। कि मतलब अभ्यास है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आप निरंतर अभ्यास करोगे तो आप एक जड़ बुद्धि व्यक्ति है वो भी एक बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार से रस्सी होती है वो पत्थर है, उसके ऊपर निरंतर चलती है तो पत्थर पे भी वो निशान कर सकती है। सेम वही चीज है, यदि निरंतर आप अभ्यास करोगे, निरंतर आप टारगेट के पीछे पड़ जाओगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है इस सिलेक्शन से। तो जो 120 मार्क्स का अपन ने जो टारगेट बनाया है वो अचीव करेंगे। आने वाले 6 महीने तक ये बैच चलेगा। 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज है वो भी इंक्लूड होगी। 7 डेज के बाद में देखो, हर 7 डेज के बाद में आपको एक अलग से जो क्लास टेस्ट है वो लिया जाएगा, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा चीजें, डाउट सेशन लिए जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे इसके जैसे बैच के फीचर हैं अलग। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा जिसके अंदर जो अपना एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो इसके साथ ही इंक्लूड किया गया है। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, इसके साथ में 21 टेस्ट लिए जाएंगे, डाउट सेशन लिए जाएंगे आपके समय समय पे। यदि किसी को पर्सनली डाउट है कि यार ये चीज़ें मेरे को पॉलिटी पढ़ाई और पॉलिटी के अंदर मेरे को मूल अधिकार थोड़े से समझ में कम आए तो उसका रिवीजन करवा दिया जाएगा। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए जाएंगे, ई नोट्स प्लस पैनल पीडीएफ दी जाएगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना ऑनलाइन के एजुकेशन में, ये है कि ऑनलाइन के एजुकेशन के टीचर हैं उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो जो भी मैटर देते हैं कि इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, एप्लीकेशन के ऊपर ये रोक लगा देते हैं, तो खुद की काबिलियत पे विश्वास ही नहीं है। अरे यार प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, जिन स्टूडेंट के लिए आप जो चीज़ दे रहे हो वो निकाल ही नहीं सकते, तो पढ़ेंगे क्या, खाक पढ़ेंगे। ये डर रहता है उनको, अपनी खुद की काबिलियत पे डर रहता है कि यार ये कोई दूसरा पढ़ लेगा, मार्केट में चले जाएंगे, मेरे पास कौन आएगा। और जिस व्यक्ति के लिए, जिस स्टूडेंट के लिए आप काम कर रहे हो उसको वो चीज़ दे नहीं रहे हो। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, पूरे के पूरे आप पीडीएफ निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसका बाहर निकाल सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, आप उसको लैपटॉप में देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, एप्पल के फ़ोन में देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो उस चीज़ को। तो ये सब की सब सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ में फोकस ऑन द डेप्थ एंड एनालिसिस मेन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर एकदम बारीक चीज़ें हैं, वहाँ से लेके एडवांस लेवल का, जो हाई लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, उस क्वेश्चन तक अपन पहुंच बनाएंगे। एकदम बेसिक चीजें हैं, वहां से लेके पूरे कॉन्सेप्चुअल भी होंगे उसके अंदर, और उसके एनालिटिकल प्लस जो डाटा हैं वो दोनों इसके साथ में अपन लेके चलेंगे। जो मतलब आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा नहीं कि जनरली क्या होता है, जो फेल होते हैं स्टूडेंट अपने जीवन में, जो सफल नहीं हो पाते हैं ना, उनका एक ही आर्गुमेंट रहता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे फैक्ट ना वो याद नहीं रहते हैं, मैं फैक्ट याद नहीं करता। वो अपने आप को सुपर मानता है। उसका कहने का अर्थ होता है कि कॉन्सेप्ट तो मेरे एकदम क्लियर है लेकिन रटने वाली चीज मैं नहीं करता। तो भाई सिलेक्शन लेना है तो रटना भी पड़ेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने पड़ेंगे। और सच बात होती है, जो फेल होते हैं उनके न तो कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं और न उनको फैक्चुअल नॉलेज होता है, दोनों ही नहीं होते। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा, सिलेक्शन वहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन है वो सभी कॉन्सेप्चुअल नहीं आते, सभी फैक्चुअल नहीं आते, दोनों का मिश्रण आता है।
तो जब अपन को तो एग्जाम पास करना है ना, वहाँ पे क्या रिकॉर्ड तोड़ना है कि मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे, और हालांकि होते नहीं उन लोगों के कॉन्सेप्ट भी अच्छे। अपन दोनों चीज़ों पे काम करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक बुक से जो अपने फैक्ट हैं उन फैक्टों को भी तैयार करेंगे, और कॉन्सेप्ट तो आपके इस तरह के हो जाएंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो इस सब अप्रोच को ध्यान में रख के अपन जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर है उसका जीके वाला बैच है वो 10 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसको यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो। दूसरी बात, आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरे को तो सेल्फ स्टडी करनी है, मैं किसी भी बैच को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ, तो भी आपके लिए हम हाजिर हैं। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो, सेल्फ स्टडी आप कैसे कर सकते हो, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज लेने हैं, क्या क्या तरीका अपनाना है, उसके लिए भी आपकी गाइडेंस के लिए हमें हाजिर हैं। तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ये नंबर दिए हैं आपको, देखो इन नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हो और यहाँ से आप पूछ सकते हो कि सर मैं बैच आपका नहीं ले सकता। कोई दिक्कत नहीं है यार, सेल्फ स्टडी करने वालों का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं सच बता रहा हूँ। ये यहीं इस बैच के सामने खड़ा होकर ये चीज़ बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी वालों का सिलेक्शन बहुत होता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, वो भी आपको बताया जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी करो तो कैसे करना है। यदि बैच लेना आपको कि सर सेल्फ स्टडी से पार नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी है, तो हमें तो एक बार सर पूरा बैच से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ये जो नंबर है इसके ऊपर कॉल कर सकते हो और इसके माध्यम से आप संपर्क स्थापित करके और इसको बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो ये अपना पूरी की पूरी प्लानिंग थी। बाकी आपके लिए फर्स्ट ग्रेड है, उसका फर्स्ट पेपर जीके वाला पार्ट है, उसके लिए बहुत सारे सेशन लाए जाएंगे और भी आगे बहुत सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे पेश की जाएंगी, जिसका आप लुत्फ उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। एक बार आप सूरज सर से और मिलें, देखें एक बार, वो कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं। तो सर। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है इस फील्ड में, और मुझे ये लगता है कि अगर आप ईमानदारी से अपने आप के साथ ईमानदार रहकर, अपने अंतरात्मा के साथ ईमानदार रहकर आप मेहनत करते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है। 120 प्लस का टारगेट आप आसानी से अचीव कर सकते हैं, जो सुनील सर ने आपको रणनीति बताई। और मुझे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा विश्वास इसलिए है क्योंकि हमने जो सुपर 500 बैच स्टार्ट किया, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आरएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। वो सारे स्टूडेंट ऐसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू दे रखे हैं, लेकिन उनका पेपर थर्ड में वो मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी है, उनके विश्वास के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपना बैच है वो बहुत शानदार रहने वाला है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और हमने नाम इसका फाउंडेशन इसलिए रखा है, बहुत सोच समझ कर रखा है कि हमें जो करना है, समय भले ही लगो, लेकिन हमें जीरो से उठाना है ऊपर। जीरो से हम अगर ऊपर उठेंगे तो, क्योंकि हमारी नींव जहाँ पर मजबूत होगी तो उसके ऊपर हम कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो वो बड़ी बिल्डिंग को चाहे कितने ही तूफान आए, आंधी आए, लेकिन वो हटेगी नहीं, वो गिरेगी नहीं। तो उस फाउंडेशन को हमें मजबूत करना है। हम भी इसका नाम संकल्प, टारगेट, XYZ, कुछ भी बड़े बड़े नाम, प्रहार, बेच, कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हम जो है, हम खुद धरातल से उठकर आए हैं, हम खुद उस मिट्टी से उठकर आए हैं, जो एक जिस मिट्टी से आप आते हैं, जिस ग्रामीण भूमि से आप आते हैं, उस ग्रामीण भूमि से हम आए हैं। और आपकी दुनिया जो आप जी रहे हो, उसी दुनिया से हम निकलकर, बस थोड़ा सा अंतर है कि 2 साल आपसे सीनियर हैं, 2-4 साल, बस इतना ही मान लीजिए। तो वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव हम लेकर चलेंगे, कोई गलती नहीं हो इस प्रकार कि ताकि हम पीछे रह जाएं और 40% मार्क्स भी हम नहीं लेकर आए, ताकि हमारा सब्जेक्ट अच्छा होने के बावजूद भी हम बाहर हो जाएं। ऐसे खूब सारे स्टूडेंट देखे हैं हमने, तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। और बाकी जो भी होगा आपका सपोर्ट हम करेंगे। जैसा कि सुनील सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी हम आपके साथ में हैं, तो भी आप इन नंबरों पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर मैं किस प्रकार कर सकता हूं, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले किसी भी नंबर पर आप कॉल करेंगे तो हमसे बात हो जाएगी, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और एक नई सौगात हम और भी देने वाले हैं ज्योग्राफी बैच की, उसकी डिटेल आपको जल्द ही मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रेड अभी थोड़ा समय है, अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर आ सकते हैं, उस बैच में एक्सक्लूसिव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा सोचिए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि सर हमें केवल, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड पिछली बार की थी, मुझे इसी की तैयारी करनी है। तो आपकी डिमांड पर जल्द ही हम ज्योग्राफी का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी का आभार, थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपने फाउंडेशन बैच में। ठीक सर, ठीक है।